धनबाद का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। हाँ, भागा माइनिंग। हाँ, और हमारे पास जो सोर्स है ना, वो वहाँ की सरस्वती पूजा के बारे में है। हाँ, और ये कोई मतलब मामूली पूजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 120 साल पुरानी परंपरा है। 120 साल। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आस्था की इतनी गहरी जड़ें, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में काफी अनोखा है। बिल्कुल। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। और सोर्स की शुरुआत ही देखिए कितनी नाटकी है। वो मुख अनावरण का जिक्र करता है और कहता है कि जैसे ही चेहरे से पर्दा हटता है, पंडाल में एक अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पूरे माहौल को सेट करने वाली एक घटना है। एग्जैक्टली, जो ज्ञान और आस्था को एक ही मंच पर ले आती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बात जो मुझे बहुत खास लगी, वो है पुराने और नए छात्रों का एक साथ आना। हाँ, वो वाला हिस्सा। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ एक सालाना गेट टुगेदर नहीं है, बल्कि भागा की विरासत को आगे बढ़ाने का जोश है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये परंपरा एक तरह का इमोशनल नेटवर्क बना रही है? हाँ, और प्रोफेशनल भी। यही तो इसका सबसे अहम पहलू है। ये इस उत्सव को सिर्फ एक दिन के त्योहार से उठाकर संस्थागत गौरव का प्रतीक बना देता है। एक लेगेसी? बिल्कुल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली विरासत। और ये भावना प्रतिमा के विवरण में और भी गहरी हो जाती है। अच्छा। हाँ, सोर्स बताता है कि माँ सरस्वती श्वेत कमल पर विराजमान है और उनका रूप एकदम शांत और श्वेत है, मतलब पवित्रता और सादगी का प्रतीक। और उनके हाथ में वीणा। ये बहुत ही सुंदर संकेत है। सोर्स के मुताबिक वीणा ये दर्शाती है कि सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है। ओह, कला, संगीत, रचनात्मकता, इनके बिना वो ज्ञान अधूरा है। बेसिकली सोर्स ये कह रहा है कि असली तरक्की तब होती है जब नॉलेज और आर्ट साथ साथ चलते हैं। वाह, तो माहौल तो पूरी तरह दिव्य हो चुका है। लेकिन इस पूजा को सिर्फ पंडित नहीं चला रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छात्र चला रहे हैं। और यहीं पर संकल्प की प्रक्रिया सामने आती है। सही कहा। संकल्प में एक छात्र प्रतिनिधि बाकी सभी छात्रों की तरफ से बेहतर बुद्धि और सफलता की शपथ लेता है। तो ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। हाँ, और उसके बाद कलश स्थापना और वैदिक मंत्रों से देवताओं को बुलाया जाता है ताकि इस ज्ञान यज्ञ में कोई रुकावट ना आए। ये एक तरह से पूरे आयोजन के लिए एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। मुझे ये मौन प्रार्थना वाला हिस्सा सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। हाँ, वो तो है। आज की शोर शराबे वाली दुनिया में एक साथ हजारों छात्रों की सामूहिक खामोशी। सोर्स इस पल के बारे में क्या कहता है? सोर्स इसे निष्ठा और एकाग्रता का चरम बिंदु कहता है। ये वो पल है जब शब्द खत्म हो जाते हैं और हर छात्र अपने मन की बात सीधे माँ के सामने रखता है। ये दिखाता है कि आस्था सिर्फ शोर में नहीं, बल्कि गहरी शांत एकाग्रता में भी है। बिल्कुल। वाह। और इस शांति के बाद आते हैं भव्य अर्पण। सोर्स में गेंदे के फूलों की एक विशाल माला का जिक्र है। मैं तो बस कल्पना कर रही हूँ कि वो कितनी बड़ी होगी। हाँ, वो सिर्फ एक चढ़ावा नहीं, एक स्टेटमेंट है। वो विशाल माला छात्रों के सामूहिक समर्पण का प्रतीक है। और उसके बाद लाल चुनरी। हाँ, लाल चुनरी, जो शक्ति और सफलता का प्रतीक मानी जाती है। सोर्स में लिखा है कि चुनरी की चमक से देवी का चेहरा और भी दैवीय लगने लगता है। ये विजुअल डिटेल पूरी कहानी को और भी जीवंत बना देती है। और फिर अंत में जयकारों और स्वस्ति वाचन से पूरा माहौल गूंज उठता है। स्वस्ति वाचन का मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ना तो नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब है उस जगह की पूरी एनर्जी को पॉजिटिव और कल्याणकारी बनाना। शांति और कल्याण के लिए। तो एकदम सही। और जब हजारों छात्र एक साथ भजन गाते हैं ना, तो सोर्स के शब्दों में वो आवाज उस उत्सव को भव्यता की नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो कुल मिलाकर ये डीप डाइव हमें दिखाता है कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं है। ये परंपरा, समुदाय, गहरे प्रतीक और ज्ञान के लिए एक सामूहिक आकांक्षा का संगम है। और ये 120 सालों से एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की आत्मा बना हुआ है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए एक सोचने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। सोर्स में पंडाल के अंदर चल रहे अनुष्ठानों का जिक्र तो है ही, लेकिन बाहर इंतजार कर रहे आस्था के जन समुदाय का भी जिक्र है। हाँ, वो भीड़। तो सोचने वाली बात यह है कि पंडाल के अंदर की रस्मों और बाहर इंतजार करती उस भीड़ की सामूहिक भावना में क्या रिश्ता हो सकता है? क्या वो सिर्फ देवी के दर्शन के लिए बेचैन है, या उनकी उपस्थिति में किसी बड़ी सामूहिक आकांक्षा का कोई गहरा प्रतीक भी छिपा है? सवाल ये है कि क्यों हर साल देश भर से हजारों अनुभवी, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच वाले माइनिंग इंजीनियर्स, जो अपनी जिंदगी लॉजिक पर जीते हैं, हाँ,
जो लॉजिक और साइंस पर जीते हैं, वो सब कुछ छोड़कर अपने पुराने कॉलेज की एक पूजा के लिए वापस आते हैं। ये क्या सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे कुछ और भी है? और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, क्योंकि देखिए ये कोई आम कॉलेज नहीं है। अच्छा, ये संस्थान 1905 में बना था। 1905? हाँ, जो इसे एशिया का पहला माइनिंग इंस्टीट्यूट बनाता है, मतलब 120 साल का इतिहास। वाह! तो जब एक 70 साल का रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और एक 20 साल का फर्स्ट ईयर का छात्र एक साथ खड़े होकर जय मां सरस्वती का नारा लगाते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं कर रहे होते, वो एक ऐसी विरासत का हिस्सा बन रहे होते हैं जिसने देश की तरक्की की नींव खोदी है, सचमुच में। तो मतलब ये सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि इतिहास और पहचान का भी संगम है। बिल्कुल। आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक तकनीकी संस्थान जो जमीन की गहराइयों से मतलब खनिज निकालना सिखाता है, वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी उतनी ही गहराई से सींचता है ना? और ये 120 साल पुरानी परंपरा आज भी इतनी जीवंत क्यों है? चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। 1905 ये वो दौर था जब भारत में औद्योगिक क्रांति बस शुरू ही हो रही थी। उस वक्त धनबाद के पास भागा जैसी जगह पर एक माइनिंग कॉलेज खोलने का क्या मतलब था? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। आप सोचिए, 1900 की शुरुआत में देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? ऊर्जा, बिल्कुल। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत था कोयला। सही बात। धनबाद और उसके आसपास का इलाका, जिसे आज हम भारत की कोल कैपिटल कहते हैं, वो उस वक्त उभर रहा था। तो अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय उद्योगपतियों को ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत थी जो जमीन के नीचे से कोयला सुरक्षित और असरदार तरीके से निकाल सकें। अच्छा, तो इस कॉलेज की स्थापना सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं हुई थी? नहीं, ये एक राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने के लिए हुई थी। एक तरह से एक राष्ट्रीय निर्माण का प्रोजेक्ट था ये। एकदम सही। इस संस्थान की नींव में ही एक बहुत बड़ा मकसद छिपा था। यहाँ से निकले छात्र सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो देश के विकास के सिपाही थे। और शायद यही वजह है कि यहाँ ज्ञान को इतनी इज्जत दी जाती है। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये उस मूल मकसद को याद करने का जरिया है। ये याद दिलाता है कि उनका ज्ञान, उनकी इंजीनियरिंग सीधे सीधे देश की प्रगति से जुड़ी हुई है। और इसी को शायद हमारे सोर्स में भागा का विशेष संस्कार कहा गया है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये जो 120 साल पुरानी परंपरा है, इसकी जड़ें कॉलेज की स्थापना के मकसद में ही छिपी हैं। बिल्कुल। तो जब ये सब लोग पुराने और नए छात्र जब इकट्ठा होते हैं, तो माहौल कैसा होते होगा? पूजा की शुरुआत कैसे होती है? यहाँ से चीजें और भी गहरी हो जाती हैं। पूजा की शुरुआत होती है माँ सरस्वती के श्रृंगार से। अच्छा। अब ये कोई पेशेवर मूर्तिकार नहीं करते। छात्र खुद बड़े प्यार और ध्यान से प्रतिमा को काजल और बिंदी लगाते हैं, फूलों से उनके गहने और कपड़े तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही निजी और कलात्मक प्रक्रिया है। तो ये सिर्फ सजावट नहीं हुई? नहीं, ये एक तरह से ज्ञान को एक सुंदर और मानवीय रूप देने की कोशिश है, क्योंकि इंजीनियरिंग की दुनिया तो बहुत सख्त और फॉर्मूलों पर आधारित होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ उस ज्ञान को एक कलात्मक और कोमल रूप दिया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी सख्त इंजीनियरिंग और कोमल भक्ति के बीच का संतुलन है। ये दिखाता है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग में भरने वाली चीज नहीं है, बल्कि दिल से महसूस करने वाली चीज भी है। और जब ये श्रृंगार पूरा होता है और छात्र एक साथ भजन गाना शुरू करते हैं, तो वो सख्त तकनीकी माहौल एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। और फिर उस ऊर्जा का विस्फोट होता है महाआरती के दौरान। में ऐसा बताया गया है कि मुख्य पुरोहित जब धूप, दीप और कपूर से आरती शुरू करते हैं, तो पूरा पंडाल एक सुर में गाने लगता है। हाँ। हर कोई, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, पूरी तरह से उसमें डूब जाता है। और वो सिर्फ गाना नहीं होता, जैसे जैसे आरती की लय तेज होती है, लोगों का जोश भी बढ़ता जाता है। अच्छा। घंटियों और शंख की आवाज उस जोश को और बढ़ा देती है। एक पल के लिए सोचिए, आप उस भीड़ में हैं, चारों तरफ हजारों लोग एक साथ गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। उस वक्त आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप उस 120 साल की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको किसी क्लासरूम या लैब में नहीं मिल सकता। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा। इस माहौल को अखंड और अति उत्साही श्रद्धा कहती है। मुझे लगता है कि ये शब्द उस सामूहिक ऊर्जा के विस्फोट को सही तरीके से बयां करते हैं। बिल्कुल। वो एक ऐसा पल होता है जहां पद, उम्र और अनुभव के सारे फर्क मिट जाते हैं। एक कंपनी का सीईओ और एक नया छात्र दोनों बस भक्त होते हैं। और यही इस परंपरा की असली ताकत है।
ये सबको एक ही धरातल पर ले आती है। उस हाई एनर्जी हाई डेसिबल माहौल के बाद एकदम से एक शांति सी छा जाती है जब पुष्पांजलि का समय आता है। हाँ लेकिन उस खामोशी में भी कुछ बहुत गहरा होता है ना। हाँ, वो शांति असल में महाआरती की ऊर्जा को अपने अंदर समेटने का एक तरीका है। हाँ। पुष्पांजलि में लोग हाथ में फूल लेकर मां को अर्पित करते हैं। ऊपर से देखने में ये एक सरल सी रस्म लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। वो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहे होते। तो फिर वो क्या अर्पित कर रहे होते हैं? मैं सोच रही थी कि अक्सर लोग मतलब अपने लिए कुछ मांगते हैं, क्या यहाँ भी ऐसा ही है या इसका कोई सामूहिक कम्युनिटी वाला मतलब भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ दोनों ही बातें हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हर कोई अपने अच्छे भविष्य, अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करता है, वो तो है ही। बिल्कुल। लेकिन जब आप उस पूरे दृश्य को एक साथ देखते हैं तो एक और कहानी सामने आती है। सोचिए, एक 70 साल के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जो शायद 1970 में यहीं से पढ़े थे, हाँ। वो एक 20 साल के छात्र के बगल में खड़े होकर फूल चढ़ा रहे हैं। वो फूल सिर्फ देवी को नहीं बल्कि उस परंपरा को भी अर्पित हो रहे हैं जो उन दोनों को जोड़ती है। अरे वाह, ये तो ज्ञान के हस्तांतरण यानी नॉलेज ट्रांसफर का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। हाँ। एक पीढ़ी अपनी प्रार्थनाओं के साथ साथ अपना अनुभव और आशीर्वाद भी अगली पीढ़ी को दे रही है। बिल्कुल, और यही इस पूजा की असली शक्ति है। ये एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ती है। और इसके ठीक बाद एक और बहुत प्यारी चीज होती है। क्या? लोग एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। आरती की लौ को श्रद्धा से लेने के बाद जूनियर अपने सीनियर्स को और सीनियर्स अपने जूनियर्स को आभार व्यक्त करते हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ भगवान की पूजा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ और सहयोग का भी उत्सव है। यह उस सामुदायिक बंधन को और भी मजबूत करता है। धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आपस में एक दूसरे का आभार जताने और उस विरासत को जिंदा रखने की एक जिम्मेदारी को समझने का भी एक तरीका है। बिल्कुल। ये वाकई में भागा का विशेष संस्कार है। सही कहा। लेकिन ये उत्सव दिन ढलने के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि शाम को इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। हमारी सोर्स बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद पूरा पंडाल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है। हाँ, और रात के अंधेरे में वो रोशनी और भी ज्यादा असरदार लगती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा का सौंदर्य उन रोशनियों में और निखर जाता है। सोर्स में कहा गया है कि ये प्रकाश उनकी ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। ये एक तरह से ये संदेश देता है कि ज्ञान का प्रकाश किसी भी तरह के अंधेरे को दूर कर सकता है, चाहे वो अज्ञान का अंधेरा हो या जमीन के नीचे खदानों का अंधेरा। ये बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर है, खासकर एक माइनिंग इंस्टीट्यूट के लिए। सही बात है। और शाम की आरती में भीड़ और भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ छात्रों का त्योहार नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का उत्सव बन जाता है। बिल्कुल, शाम तक आसपास के लोग, दूसरे संस्थानों के छात्र और स्थानीय निवासी भी इस उत्सव का हिस्सा बनने आ जाते हैं। ये दिखाता है कि इस परंपरा ने सिर्फ कॉलेज की दीवारों के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी अपनी एक जगह बनाई है। अच्छा। ये भागा की पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और दिन के आखिर में जब धन्यवाद दिया जाता है तो उसमें एक इशारा होता है कि जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। एक लाइन है, अभी तो पार्ट 2 की शानदार रात बाकी है। जो दिखाता है कि ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा सांस्कृतिक महोत्सव है जो देर रात तक चलता होगा। यकीनन। जिसमें शायद संगीत, बातचीत और पुराने दोस्तों के साथ यादें ताज़ा करना, ये सब भी शामिल होता होगा। बिल्कुल, यह उस बंधन को मनाने का समय होता है जो सालों साल बना रहता है। यह इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला उत्सव है। तो हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा की इस अनोखी परंपरा की गहराई में उतरकर देखा। हमने ये समझा कि ये सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि एक संस्था की आत्मा का जश्न है। ये इतिहास, समुदाय, भक्ति और भविष्य की उम्मीदों का एक ऐसा घोल है जो 120 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है